Hello everyone, welcome to Gaurav Academy. I am Gaurav Kumar, a senior faculty of Gaurav Academy and ex-faculty of Mahendraj and new club IS Academy. Guys, आप लोग को सबको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है और इसका एक्ट अभी बनना बाकी है, लेकिन हमारे पास कुछ अमेंडमेंट आ चुका है। उस अमेंडमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कुछ चेंजिंग हुआ है, क्या कुछ आया है। 10+2 का फॉर्मेट जो समाप्त हुआ, इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा इतिहास जो है एजुकेशन पॉलिसी में इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसा था, तो टोटल चीज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 2020 में जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके बारे में डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम पूरा बैकग्राउंड देखेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम इंडिया के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत शुरुआत हुई, राज्य द्वारा समर्थित और संचालित कोई ठोस शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिशमेंट की बात करें 1757 से लेकर के, तो उस टाइम तक हमारे पास राज्य में या फिर भारत में समर्थित या संचालित कोई शिक्षा के लिए ठोस व्यवस्था नहीं था। उसके बाद में कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अपनी निजी शिक्षा व्यवस्थाएं थी। मतलब हिंदू लोग के लिए अलग व्यवस्था था पढ़ाई के लिए और मुसलमानों के लिए अलग था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर शासन चलते गया, चलते रहा ब्रिटिश लोग का, तो वो लोग कहीं ना कहीं सोचने लगा कि ये कहीं ना कहीं डिवाइडेड है हिंदू और मुसलमान, तो दोनों को एकत्रित किया जाए, दोनों को ऐसा व्यवस्था किया जाए कि दोनों दोनों एक जगह पढ़े और दोनों को हम अपने से खुद से ट्रेन करें, क्योंकि उनको जो है शासन करना था और हम ही लोग उसके उसके लिए काम कर रहे थे, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो देखिए आगे में क्या लिखा है। शासन चलाने के लिए भारत अधिकारियों को संस्कृत, फारसी और अरबी पढ़ाई के लिए हिंदू और मुस्लिमों को अविभाजित शक्ति के लिए अविभाजित हमने कहा कि हिंदू और मुस्लिम को दोनों को साथ में अविभाजित शक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, 1781 में इस्लामी अध्ययन मुहैया कराने के लिए कलकत्ता मदरसा बनाया। मतलब जब मुस्लिम है उसको इस्लामी अध्ययन करना है तो उसके लिए कलकत्ता मदरसा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 1781 में। फिर 1792 में हिंदुओं के लिए बनाया गया संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। कहाँ पर? बनारस में किया गया। अब दोनों लोगों के लिए पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए व्यवस्था हो चुका था और दोनों ही अपने अपनी पढ़ाई कर रहे थे जगहों पर जाकर के। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। कालांतर में नीति का बदलाव हुआ, आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा, जिसमें विज्ञान, कला, अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई की शुरुआत हुई। शुरुआत में हमारे पास विज्ञान, कला और अंग्रेजी जैसे विषयों का पढ़ाई नहीं होता था, तो ये सब में भी जब चेंज होते गया तो विज्ञान, कला, अंग्रेजी ये सब सब्जेक्ट का शुरुआत हुआ। देखिए ये मैकाले हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये मैकाले है। इसने एजुकेशन, भारत के एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या किया है, देखिए ये खुद बोलता है। मैकाले के अनुसार वो कहता था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का निर्माण करना था। ये खुद बोल रहा है, इसका सोच क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रंग और रक्त में भारतीय हो, लेकिन रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। मतलब ये कहना चाह रहा था कि हम जो एजुकेशन सिस्टम लाएं वो पढ़ाई तो ठीक करे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसमें ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो जो पढ़ाई तो कर ले लेकिन उसका सोच जो है भारतीय ना रह पाए, उसका सोच जो है वेस्टर्न हो जाए, नैतिकता जो मोरालिटी है, मोरल है, वो वेस्टर्न हो जाए, हम लोग जैसा हो जाए, ठीक है, बुद्धि अंग्रेज जैसा हो जाए। तो इसे कुछ लोगों ईसाईयत का प्रचार का साधन भी माना गया, जो एजुकेशन सिस्टम ये इंडिया में लाया था। तो ये इसका नाम था लॉर्ड थॉमस बेंगविक्टन, मकाले नाम था। यही एजुकेशन सिस्टम को एक बार रिफॉर्म किया था, जिसका ये मुख्य उद्देश्य था इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 1837 में एक बड़ा बदलाव किया गया। राजकाज एवं न्यायालय की भाषा फारसी से हटाकर अंग्रेजी कर दी गई। पहले यहाँ का जो शासन था मुगल था, इसके पहले ब्रिटिश के पहले, ठीक है, तो वो लोग फारसी यहाँ पे रखा था, राजकाज का न्यायालय भाषा। तो ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो चेंज कर दिया 1837 में, फारसी से हटाकर इंग्लिश कर दिया, अंग्रेजी कर दिया यहाँ का राजकाज का भाषा। 1844 में इस बात की विधिवत घोषणा कर दी जाती है कि सरकारी नियुक्तियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को तरजीह दी जाएगी। कहने का मतलब है जैसे अभी इंग्लिश का कितना सारा होड़ है, जितने भी स्कूल्स देखेंगे बढ़िया बढ़िया स्कूल, सब उसमें इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम कह के जो है चलाता है। तो ये क्या कर दिया, ये डायरेक्ट एक बिल पास कर दिया और बिल में क्या है, वो डायरेक्ट बोल दिया कि जो
जो अंग्रेजी जानता होगा भारतीय या फिर जो अंग्रेजी में पढ़ रहा होगा उसको उसको जो शिक्षा प्राप्त में भारतीयों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा हर चीज में। मान के चलिए आप कहीं पे फॉर्म भरते हैं सरकारी फॉर्म भरते हैं उस टाइम, तो उस टाइम आपको छूट मिलेगी जब आपका अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट रहेगा या फिर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े रहेंगे। उसके बाद बोला है साथ ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय जैसे आधुनिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाती है। उसके बाद अंग्रेजी को और सुदृढ़ करने के लिए जो अंग्रेज जो मैकाले जो लाया था एजुकेशन सिस्टम उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय का स्थापना करवाता है। 1911 में देखिए स्वदेशी आंदोलन उससे पहले स्टार्ट हो चुका था। तो 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा होता है हमारा उसको निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन सरकारी पक्ष के सदस्य एवं सामंती तत्व एकजुट होकर गोखले का प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया। मतलब जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात कर रहे थे ये कि लाया जाए प्राथमिक शिक्षा को शुरुआत में खत्म कर दिया जाए, निःशुल्क कर दिया जाए, इसमें कोई फीस ना लगे, तो उसको क्या किया ये लोग खारिज कर दिया, बोला नहीं निःशुल्क नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारा कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं था, इसीलिए चाह रहा था कि सब लोग पढ़े। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य दोनों ही कर दिया जाए, लेकिन पास नहीं होने दिया। नेक्स्ट देखते हैं। आजादी के बाद भारतीय राज्य का फोकस प्राथमिक शिक्षा पर नहीं था, पूरा जोर औद्योगिक विकास और उच्च शिक्षा पर था। उच्च शिक्षा का मतलब है 10+2 के बाद 10th के बाद। तो आजादी होने के बाद 1947 के बाद जो था हमारा फोकस प्राथमिक शिक्षा पर नहीं था। सिंपल से था कि हम लोग औद्योगिक विकास करें, चूंकि हम लोग जो था कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुके थे उतना दिन गुलामी खटने के बाद। तो औद्योगिक विकास हम लोग करना चाह रहे थे और उच्च शिक्षा पर हम लोग को ज्यादा फोकस था, जिससे क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा जो हम लोग का पिलर होता है, जो हम लोग का मेन मजबूत स्टेज होता है, वही स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था। देखिए उसके बाद 1948 में क्या हुआ, उच्च शिक्षा के लिए राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया, उच्च शिक्षा के लिए किया गया। फिर दूसरा आयोग 1952 में गठित किया गया जिसका संबंध माध्यमिक शिक्षा से था। तो देखिए 1948 तक सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो था माध्यमिक शिक्षा पर था, हम लोग का प्राथमिक शिक्षा पर नहीं था। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीते गया तो लगा कि नहीं प्राथमिक शिक्षा जो हम लोग का पिलर है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो 1952 में माध्यमिक शिक्षा पर था, उसके बाद जो है उसे प्राथमिक शिक्षा पे आने लग जाता है। देखिए प्राथमिक शिक्षा पर आते आते लगभग 17 साल लग गए, मतलब 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। उसके बाद पहला शिक्षा आयोग था जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर विचार किया गया। इतने दिनों में मतलब 1964 तक, मतलब 1963 तक प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो मेन पिलर है, मेन फाउंडेशन है, वो वीक हो चुका था। हम लोग सिर्फ उच्च शिक्षा पर और औद्योगिक पे काम कर रहे थे। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए 1964 में एक आयोग का गठन किया गया है। नाम याद रखिएगा, कोठारी आयोग। आप कह सकते हैं फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर जो है बना था 1964 में, ठीक है। तो इसमें नाम क्या था आयोग का, कोठारी आयोग। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा पर विचार किया और बहुत ही ज्यादा जो है इस पर ध्यान देने जाने लगा। फिर कोठारी आयोग ने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया और वर्ष 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आ सकी। मतलब हम लोग स्टार्ट कब किए थे, 1964 से इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज जो है छूट रहा है जिसके वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सुदृढ़ नहीं, स्मार्ट नहीं हो पा रहा, अच्छा नहीं हो पा रहा, मजबूत नहीं हो पा रहा है। 4 साल का जो रिसर्च इन्होंने किया तो 1968 में जाकर के इन्होंने पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आया, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना। तो पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहां से याद रखिएगा 1968 में बना। स्टार्ट कब से हुआ था, 1964 से। देखिए उन्होंने क्या कहा, कोठारी आयोग में क्या क्या लिखा हुआ था। तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना था, इस हम लोग का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था। पहला था क्या था, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना, देश का आधुनिकीकरण करना, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना उत्पादन में। ये सारी चीजें उस टाइम का शिक्षा नीति जो 1968 में आया था उसका मेन पॉइंट्स था। उसके बाद नई एजुकेशन से सेकेंड नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को 1992 में संशोधित किया गया। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव के सरकार थे।
और वो जो हम लोग का बना था सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। देखिए 1992 में कह रहा है कि देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का परिकल्पना करने लगा। अब लगा कि एक कॉमन कोई एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, जो लोग इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मेडिकल करने वाले हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं, उसका कोई कंट्री लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर कुछ होना चाहिए और उसी से एंट्री होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आगे कहता है कि भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2001 को संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 3 परीक्षा का योजना जी AIEEE और राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा SLEEE निर्धारित की गई। आप लोग सभी जान रहे होंगे जी और AIEEE और SLE का एग्जाम होता है। तो कब से स्टार्ट किया गया? 18 अक्टूबर 2001 से स्टार्ट किया गया। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ तो इसका बैकग्राउंड देख लिए कि क्या हमारा बैकग्राउंड रहा था 2001 तक। अब हम लोग देखते हैं कि नया जो शिक्षा नीति आई है हमारे पास 2020 में, इसमें क्या कुछ चेंजिंग हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। पहले नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहला चेंजिंग है कि नाम चेंज कर दिया गया है। पहले नाम था केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब सीधा हो गया है शिक्षा मंत्रालय। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति दे दिया गया है। अब इसके बाद एक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज चेंज आया देखिए आगे पहले देख लेते हैं कि 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक मसौदा नई शिक्षा नीति जारी की, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए। मतलब ये एक्ट पे, ये बिल पे, इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस पे काम होना 2019 से ही स्टार्ट हो गया था। उसी टाइम एक बिल आया था और उस पे काम होना स्टार्ट हो गया था। इसमें बहुत सारे शिक्षाविद से सार्वजनिक तौर पर सबसे सजेशन लिया गया, सबसे पूछा गया कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, IAS ऑफिसर से, IITian से, इंजीनियर से, जो हमारे शिक्षा में बहुत ही अच्छा जगह पर है, सब जगह से जो है ये बात किया गया, सार्वजनिक परामर्श किया गया। उसके बाद जो शिक्षा नीति 2020 बनाया गया। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नई शिक्षा नीति का मंजूरी, जो नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसके बारे में, उस नीति के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। देखिए यहाँ पर जो चेंजिंग आया, अब यहाँ पर एक चेंजिंग यहाँ से बताया गया है। यह बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के आधार पर छात्रों को सीखने के का अनुकूल का प्रयास 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 सिस्टम का डिजाइन के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की गई थी। अभी तक हम लोग क्या करते थे? 1 क्लास में जाते थे, 2 क्लास में पढ़ते थे, 3, 4, 8 तक जाते थे, 8 इवन बोर्ड भी हुआ था, फिर 9, 10 देते थे, फिर 10 के बाद 10th के बाद 2 साल पढ़ते थे तो 10+2 होता था। उसके बाद 3 साल में ग्रेजुएशन हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम जो था 10+2 का वो खत्म हो चुका है। अब आ गया है 5+3+3+4। ये क्या है आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे लाइन पे लिखा हुआ भी है, नीचे लाइन पे लिखा हुआ है कि 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन होगा, 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन, जिसमें 3 साल का प्रीपरेटरी, 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, मतलब जब बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तो 5 साल के बाद स्कूल जाएंगे, तो उसमें से 3 साल उनको क्या रहेगा, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल, आप उसमें खेलो पढ़ो, ठीक है, इसमें सब चीज मिक्स रहेगा। उसके बाद आप कक्षा 1 में जाएंगे और कक्षा 2 में जाएंगे, और इसको क्या कहा जाएगा? फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। मतलब जो पहला 5 साल होता है उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब आप 6 साल के हो जाएंगे तो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, 7 साल के हो जाएंगे तो 2 क्लास में जाएंगे। तो 6 से 16 साल की उम्र में 1 से 10वीं तक की आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, और फिर 16 से 18 साल जैसे होता था वो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि
प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल के बारे में बताया गया है। 6 साल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होएगी। देखिए फिर लिखा है कि स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उसकी गृह भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएगी। मतलब 5 साल तक आप जो है आपका जो गृह भाषा, आप जो जिस लैंग्वेज में बात करते हो, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, मैथिली है, मगधी है, वो किसी भी लैंग्वेज से जो है आप पढ़ सकते हैं। आपका मातृभाषा होना चाहिए, आपका गृह भाषा होना चाहिए, आपका क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि 8वीं के बाद और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि 8वीं के बाद भी वो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन 5वीं तक आपको पढ़ना जरूरी है, आप अपने ही लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट आया है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हर साल 10 दिन बैगलेस होंगे। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि आजकल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसके बैग पूरा बस्ता उसका पूरा भरा हुआ होता है, इतने सारे बोझ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन 20 किलो 25 किलो 15 किलो उसके बैग होता है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या किया गया है, 10 दिन बैगलेस प्रोग्राम करा जाएगा। बैगलेस प्रोग्राम में क्या होगा कि आपके पास कोई बुक्स नहीं होगा, आप डायरेक्ट स्कूल जाएंगे और वहां पे आपको इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। उस इनफॉर्मल इंटर्नशिप में बहुत सारी चीजें हो सकती है जिस जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। कोई चाहता है इलेक्ट्रॉनिक में आगे जाना तो इलेक्ट्रॉनिक में उसको ट्रेनिंग मिलेगा, कोई चाहता है खेल कूद में तो खेल कूद में उसको ट्रेनिंग मिलेगा, कोई चाहता है ऐप बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में तो उसमें उसको ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो एक नया चीज आया है। तो इनफॉर्मल इंटर्नशिप की बात कहा है कि 10 दिन, साल में जो है 10 दिन इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे डेटा से एक बार बताया गया है किस तरह से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है 3 से 6 साल के अंदर जो जिसका एज रहेगा, जिसका 3 से 6 साल है, वो 3 इयर्स क्या करेगा, आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल या फिर बाल बाटिका, यहाँ पर कहीं पर भी वो एजुकेशन अपने गृह जिला में, घर में, गांव में कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एज उनका 6 साल का हो जाएगा तो 2 साल में वो क्या करेंगे, 1+2 पास करेंगे, ठीक है। उनका एज जब 8 साल का हो जाएगा, 8 से 11, तो वो 3 से 5 क्लास तक वो पढ़ाई करेंगे। जब एज हो जाएगा 11 साल तो 11 साल से 6 to 8 तक पढ़ाई करेंगे, 14 की एज तक। अब 14 से 18 एज तक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 से 12 हो जाएगा, मतलब 9वां से 12वीं तक जो है वो 4 साल में इधर क्लियर करेंगे, उनकी उम्र हो जाएगी 18 साल। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है 2 इयर्स का, उसको कहा गया है फाउंडेशनल या फिर फाउंडेशन भी कह सकते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज इसको कहा गया है। फिर है 3 to 5 के लिए प्रिपरेटरी कहा गया है, फिर 6 to 8 मिडिल कहा गया है और 9 to 12 को सेकेंडरी कहा गया है। तो इस तरह से पहले हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से था, 6 से 16 था, 6 से पढ़ाई स्टार्ट करते थे, 16 साल तक हम लोग 10 पास करते थे, फिर 2 साल में हम लोग इंटर पास करते थे, 16 से 18 हो जाता है। लेकिन अब हम लोग में 4 स्टेज आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है और कि 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। आप 12th पास कर लेते हैं तो आपके पास 4 विकल्प होंगे। क्या विकल्प होगा, 4 साल के बैचलर कोर्स होगा। 4 साल का बैचलर कोर्स, अभी बैचलर कोर्स कितने साल का है, 3 साल का है, लेकिन ये 4 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग करते हैं, जब जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए तो बाय द वे अगर हम फर्स्ट ईयर पास करते हैं, सेकंड ईयर में किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। फिर से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो फिर से आपको टोटल शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि अगर 1 साल, पहला साल आप मान के चलिए फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर लिए, सेकंड ईयर नहीं कर पाए, तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट कोर्स। मतलब 1 साल जब पास कर लेंगे फर्स्ट ईयर तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका नाम ही होगा सर्टिफिकेट कोर्स। फिर अगर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो फिर एक आपको डिग्री मिलेगा, उसका नाम रहेगा एडवांस डिप्लोमा। और जब 3 साल कर लेंगे तो बैचलर डिग्री का मिल जाएगा। और 1 साल और कर लेते हैं, मतलब 4 साल, तो रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री या फिर आप एमए जिसको कहते हैं उसका मिल जाएगा डिग्री आपको। तो आप 4 साल करते तो ये चारों डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर या फिर रिसर्च के साथ। अगर कोई चाहते कि नहीं हमको 3 ही साल करना तो बैचलर डिग्री आप लेकर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक चीज और आया इसमें कि स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। मतलब
यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है कि आप अगर फिजिक्स लेके साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री में भी रुचि है, हिस्ट्री में भी आपको इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी तक क्या था कि सब चीज़ का फिक्स था कि आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो कोई कॉमर्स का नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। फिर देखिए है बोला है कि अगले 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने का स्वायत्ता प्रदान कर दी जाएगी। कहने का मतलब अभी तक हमको जो डिग्री मिलता है वो यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी से हम लोग डिग्री लाने के लिए जाते हैं। लेकिन 15 साल के अंदर जो डिग्री देने का स्वायत्ता अधिकार है वो डायरेक्ट कॉलेज को हो जाएगा, कॉलेज से डायरेक्ट आपको डिग्री मिल जाएगा ग्रेजुएशन का या फिर जो भी कोर्स करेंगे। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता की जरूरत नहीं होगी, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है खत्म होते नजर आ रहा है, मतलब कॉलेज से ही डायरेक्ट आपको मान्यता मिल जाएगा और कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से कोई मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म हो जाएगा, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई चीज नहीं रहेगा। मास्टर डिग्री कोर्स के बाद पीएचडी से पहले एमफिल आप कर सकते। आप अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद मास्टर करना पड़ता है, उसके या तो आप एमफिल करके जाइए या फिर आप नेट का एग्जाम देकर पीएचडी करने जाइए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब डायरेक्ट अगर आप मास्टर डिग्री कर लिए हैं तो डायरेक्ट आप जाकर पीएचडी कर सकते हैं। ये एक चेंजिंग, ये भी एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैप लगा। सबसे बड़ा इशू था कि फीस इतना ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब ले रहा था कि लोग जो है मतलब इसमें पैसा पढ़ाना तो था ही, लोग पैसा देकर जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशानी, गरीब लोग इससे क्या हो रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है बोला है कि फीस कैप भी लगाएगा, प्रस्ताव उसका भी आ चुका है। यानी अधिकतम फीस तय की जाएगी कि मैक्सिमम कोई भी इंस्टीट्यूट का फीस क्या होगा इसका सरकार तय करेगा। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कह रहा है कि विश्व का अगर टॉप जो 100 यूनिवर्सिटी है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भारत में आकर अपना यूनिवर्सिटी खोल सकता है, अपना कॉलेज खोल सकता है। जितने बढ़िया बढ़िया कॉलेज जो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो हमारे इंडिया में अवेलेबल होगा, तो हम लोग बाहर प्लान नहीं करेंगे, हम इंडिया में ही पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो विदेशी बाहर के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो आकर अपना यहाँ पर ब्रांच ओपन कर सकते हैं। फिर देखिए कॉलेज स्तर में एक बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि कॉलेजों में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। मान के चलिए कोई थर्ड ईयर का एग्जाम दिए ग्रेजुएशन का और उसमें उनका मार्क्स कम आ जाता है, अब आगे का यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है, आगे का जगह इंस्टीट्यूशन में लेना है, तो उसके लिए उनको बढ़िया मार्क्स नहीं है, तो वो एडमिशन वो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट, उसको आप दे सकते हैं और उसमें अच्छे नंबर ला करके आप दोनों को नंबर कंबाइन हो जाएगा, ग्रेजुएशन का और एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का, दोनों को ऐड करके वो आपका मार्क्स बनेगा। फिर आप जाकर के यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है एडमिशन का एंट्रेंस करवाएगा वो एनटीए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको नाम है, जो अभी नेट का करवा रहा है, ये यहाँ पर इसका एग्जाम करवाएगा। तो गाइड ये था हमारा जो नया शिक्षा नीति आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच और अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइज।